केमिस्ट्री फॉर 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। ठीक है, तो मोल है क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो अमाउंट और मॉलिक्यूल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एटम्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट। अब इनका क्या होता है कि जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और किसी सब्सटेंस में इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन को आसान किया जा सके, यानी कि किसी सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं, किसी भी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनका मास कैसे कैलकुलेट किया जा सके, ये सारी स्टडी कैलकुलेशन को इजीली किया जा सके, इसके लिए मोल कंसेप्ट आया। ठीक है, अब जिस तरीके से एक डजन 12 आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, स्कोर 20 आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी तरह जो मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, यानी इतने पार्टिकल्स को 1 मोल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या डिफाइन है इसकी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज as the number of atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है, यानी जितनी संख्या एटम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर एटम्स की होती है, उतनी ही किसी भी सब्सटेंस के जो अमाउंट है वो उतनी ही संख्या में एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं कि जितनी संख्या कार्बन 12 आइसोटोप्स में एटम्स की होती है, उतनी ही संख्या किसी सब्सटेंस में पार्टिकल्स की होती है, चाहे वो पार्टिकल्स या एंटिटीज़ एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, या कोई भी अदर पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आया मोल। अब कार्बन से क्यों मतलब रिलेट किया जा रहा है इसे, तो उसका रीज़न यही होता है कि जो कार्बन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वो भी कितने एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे मास ऑफ कार्बन एटम जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेज़र किया गया है वो है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना रहता है, 12 ग्राम, यानी 1 मोल कार्बन का मास कितना रहता है, 12 ग्राम, और 1 एटम का मास कितना होता है कार्बन के, तो 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे कि 1 मोल में कितने होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इक्वल्स टू 12, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो कितना आया ये 6.022137 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए कार्बन 12 में, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, समझ में आया, इसलिए कार्बन से रिलेट करते हैं डिफाइन में। अब बात करते हैं 1 मोल एटम्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल आयंस इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस। समझ में आया। अब बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम यूनिट में हो तो वो उसका मोलर मास होता है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है एटॉमिक मास, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के। ठीक है, जैसे यहाँ वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना रहता है, 18 ग्राम। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, यानी कि एक का 1 तो 2 का कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 + 2 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम, तो मोलर मास 18 U, तो मोलर मास कितना होगा वाटर का 18 ग्राम। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकली इक्वल है, वहाँ 18 U आता है एटॉमिक मास यूनिट मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे कितना 18 ग्राम। ठीक, अब करते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। 0.1 मोल एसिड मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, देन 0.1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.22 इंटू 10 की पावर 22, यानी कि एक डेसिमल एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल यानी कि 0.1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन 8 एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल एसिड कंपाउंड का कितना एटम कंटेन करता है 8 एटम। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल कंटेन्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 2 16 1 17 1 48। ठीक है, इंटू 10 की पावर 22। इसे और लिख सकते हैं 4.817 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, ये बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन अ सैंपल कंटेनिंग 1.0 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो वी नो डेट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब निकालना है 1.0 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट हो गए 0.0166 इंटू 10 की पावर। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं फॉर्मूलाज रिलेटेड टू मोल, यानी कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं जो मोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, यानी किसी भी एलिमेंट का अगर मोल्स निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स तो इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, यानी उस एलिमेंट का मास क्या है अपॉन उसका एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरा है मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास के लिए होगा एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यानी कि उस एटम का एटॉमिक मास कितना है अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी उस कंपाउंड का मास क्या है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हो गए। अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन है क्या, टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड वी बिगिन बाय मेजरिंग द मास और मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द
कंपाउंड। उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका उन एलिमेंट का मास क्या है, उसका मास परसेंट क्या है, जिससे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, यानी किसी कंपाउंड में एलिमेंट का कितना मास है या मास परसेंटेज, जिससे कि वो फॉर्मूला बन सके या उसके फॉर्मूला को डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास परसेंट। ठीक है, यहाँ मास परसेंट होगा ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज जैसे आप जानते हो कि परसेंटेज होता है यानी कि हम 100 मान लेते हैं टोटल जो अमाउंट होता है, इसी तरीके से मास परसेंट करने के लिए पूरे कंपाउंड का मान लिया 100। अब उसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास होगा तो वो रहेगा मास परसेंट। ठीक है, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। एग्जांपल में यहाँ हमने देखा है मास परसेंट कंपोजिशन H2O के लिए, वो यानी कि वाटर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का H2O होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो मोलर मास निकालेंगे अगर H2O का तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना होगा, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 और 2 एटम है हाइड्रोजन के, यानी कि 2 × 1 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास कितना कैलकुलेट किया 18 ग्राम। ठीक है, अपॉन 18 हो गया इनटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही किया है तो कितना आया 11.11%। ये हाइड्रोजन का मास परसेंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के मास परसेंट की। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16 अपॉन मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड कितना 18 × 100। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 88.8% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया मोलर मास। अब बात करते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले की। ठीक है, क्या होता है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। The formula of compound which gives the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of the compound। ठीक है, यानी कि ये जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनका केस में रहे सिंपल होल नंबर रेशो में जो रहता है कंपाउंड है ना, किस में सिंपल होल नंबर रेशो में। ठीक, जैसे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है H2O2, लेकिन इसकी अगर एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या रहेगा HO। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 1:1। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला HO। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में रहते हैं एलिमेंट। ठीक, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एक्चुअल नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल नंबर में रहता है उस फॉर्मूले में। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पर किस में रहता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में। ठीक, अब जैसे अभी हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है H2O2, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या रहेगा H2O2, क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ग्लूकोज की बात करेंगे तो 6,6H12O6, और यहाँ पर अगर ग्लूकोज की बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले की तो क्या रहेगा, देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो रहेगा C1H2O1। ठीक है, यानी CH2O क्या बन जाएगा फॉर्मूला CH2O, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में रिलेशन की अगर बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इक्वल होता है n टाइम्स द एम्पेरिकल फार्मूला। n मतलब यहाँ पे क्या है कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करेंगे तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है ना, यानी कि n क्या हो गया, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। ठीक है, वहीं ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। समझ में आया। अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए किसी रिएक्शन में। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए कंप्लीटली
कंज्यूम्ड हो जाए वो रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एग्जांपल के लिए कंबस्टन ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन, मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन करेंगे तो जो मीथेन होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो